लेखन की जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई? शायद मैं कवियत्री बचपन से ही थी। तो पहला क्या था जो सादे कागज पे उकेरा था उर्वशी ने? बड़ा जागृत अवस्था में लिखा है, वो व्यथा कहे पांचाली है। पांचाली को अपने लेखन का विषय चुनना मनस्थिति को बताता है। पांचाली एक साधारण कैरेक्टर नहीं है। कहते हैं ना कि अपने होंगे अगर जुआरी, लगी रहेगी दाव पे नारी। तो पांचाली का कौन सा ऐसा अंश, कौन सी ऐसी बात जो खुद उर्वशी को लगता है कि ये शायद मैं भी हूँ? कि कहीं ना कहीं पांचाली आज भी सब में जिंदा है। चाहे वो घर में हुआ अपमान हो, चाहे वो अपनों का साथ छोड़कर चले जाना हो। नारी तो मुझे वो भी नजर आती हैं जो अपने पति के कई टुकड़े काट के नीले ड्रम में डाल देती हैं। 5 पिया स्वीकारे क्यों थे, खुद ही भाग बिगाड़े क्यों थे। काश विरोधी हो जाती मैं, थोड़ा क्रोधी हो जाती मैं। लेकिन आपको प्रेरित कौन करता है लिखने के लिए? अनुभव, समाज या आपकी इमेजिनेशन? काश न मेरे हिस्से होते, शुरू नहीं फिर किससे होते। काश कर्ण को वर लेती मैं, वाणी वश में कर लेती मैं। दुशासन मतिमंद न होता तो शायद यह द्वंद न होता। जो दुर्योधन क्रुद्ध न होता तो शायद यह युद्ध न होता। क्या उर्वशी ने कुछ ऐसा लिखा जो अधूरा जीवन में रह गया? कोई अधूरा रिश्ता, कोई अधूरा ख्वाब? मेरी 16 किताबें हैं और जिसमें से मेरी 8 किताबें ऐसी हैं जो अभी अधूरी पड़ी हैं। खुले अगर ये बाल न होते, श्वेत पृष्ठ फिर लाल न होते। यदि मेरा अपमान न होता, गिद्धों का जलपान न होता। अगर पाप का वर्ण न होता, गीता का अवतरण न होता। कली ज्ञान की खिलती कैसे, अद्भुत गीता मिलती कैसे। लेखक जितना लिखता जाता है उतना खुद को भी खोता जाता है। जो अकेला होता है ना वही लेखक। मैंने खुद को तो खोया या नहीं खोया, लेकिन मैंने अपने परिवार को तो खो दिया। पहले कांटों से खौफ आता था, अब तो फूलों से डरने लगती हूँ। जुनू मेरा मुझे किस मोड़ पर लेकर चला आया, वो जिसको याद रखना था उसी को भूल बैठी हूँ। क्योंकि मुझे मेरे साथ रहने की आदत पड़ गई। खुद को तो इंसान खोता ही है, लेकिन अपने परिवार को भी वो खो देता है। आप भावुक भी हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, इस बात के लिए। क्या अपनी शर्तों पे वायरल होना मुश्किल नजर आता है आपको भी? जी, सच्चा साहित्य वायरल होता ही नहीं है। मैं शबरी हूँ राम की, क्या है ये? मैं शबरी हूँ राम की, चकती रहती देर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। कितने अचरज से भरा शबरी का वह काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम। पहले जीवन में कौन आई, पांचाली या शबरी? यानी कि हर एक नारी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी से मीटू का शिकार हुई है। अंकल जिसे मैंने हरदम कहा था, उसकी छुअन को भी मैंने सहा था। लिपटी खुदी से रोई जार जार मीटू, वही किस्सा वही किरदार। कुछ शब्द जो पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कुछ कहानियां जो किताबों में नहीं, सीने में सांस लेती है। कुछ ऐसा लेखन जिसमें डर भी होता है, प्यार भी होता है, किसी के मिलने की चाह भी होती है और कुछ अधूरा सा भी होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट शो घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और आज इस शो की जो खास मेहमान है वो एक संवेदना है, एक सफर है, एक जीवन है। और जब वो लिखती हैं ना, तो मुझको कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आप एकांत कमरे में बैठे हों और कोई धीरे से आके आपके कान में आपके मन की बात कह दे। कुछ ऐसी ही तो हैं। जब उनकी कलम कागजों पर चलती है तो आप उनके मुंहपाश में बंधते चले जाते हैं। मेरे साथ आज मशहूर लेखिका, या फिर बोलूं राम की शबरी, उर्वशी हैं। उर्वशी, उर्वी। उर्वशी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ घनश्याम जी, आप कैसे हैं? एक बात बताइए, मैं सारी बातें आपसे करूंगा जी। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, यू मेड माय डे। सीरियसली, इतनी इम्प्रेसिव, इतनी खूबसूरत। थैंक यू। बताना पड़ेगा, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच, नो कमेंट्स। ठीक है, तो लेखन की ये जरूर कहूंगी कि आपने स्टार्टिंग बड़ी अच्छी की। थैंक यू सो वेरी मच। लेखन की जीवन यात्रा जी कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कौन से पड़ाव थे जो आज इस पॉडकास्ट के जरिए मेरे तमाम व्यूवर्स तक जाएंगे? जी, लेखक जो होता है या लेखिका
जो होता है ना घनश्याम जी, वो शुरू से ही होता है, जी। आरंभ से होता है, लेकिन उसका प्रारंभ कब हो जाए उसका पता नहीं लगता है। शायद मैं कवियत्री बचपन से ही थी, इनफैक्ट मैं थी, शायद नहीं, मैं पक्का बचपन से ही थी। लेकिन उसके बाद कहेंगे कि काम धाम मीन्स बच्चे, फैमिली, तो उस हम अपने आप को मीन्स अपना पता नहीं कर पाते हैं कि हम एक्चुअली हैं कौन। आई वॉज डूइंग माई बिजनेस इन मलेशिया। तो उसके बाद पारिवारिक परिस्थितियों के चलते हुए मुझे भारत आना पड़ा 2014 में। तो उसके बाद ये जो अंदर का लेखक है उसने यानी कि कोलाहल मचा दिया, जाग गया। तो मैंने ये लेखन की यात्रा मेरी यहाँ से शुरू होती है। तो पहला क्या था जो सादे कागज पे उकेरा था उर्वशी ने? हाँ, बहुत कुछ है। यानी कि लिखती तो मैंने पहले से ही कहा है कि मैं बचपन से ही हूँ। जो मेरी पहली कविता थी वो मैंने पांचाली पर लिखी थी। तो वो पांचाली की कविता जब मैंने अपने बाबूजी को सुनाई, पूजनीय मेरे आदरणीय स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी को, जो कि प्रभात प्रकाशन के कर्ता धर्ता भी हैं, फाउंडर भी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इस काम को आगे बढ़ाइए। और आज मैं व्यथा कहे पांचाली का एक ग्रंथ लेकर आ गई। यानी कि मैंने जो होश हवास में लिखा है, यानी कि बड़ा जागृत अवस्था में लिखा है, वो व्यथा कहे पांचाली है। पर पांचाली को अपने लेखन का विषय चुनना जी मनस्थिति को बताता है। मन में कौन सा माइंड ऑफ स्टेट था, कौन सा थॉट चल रहा था जो आपने पांचाली को चुना? क्योंकि पांचाली एक साधारण कैरेक्टर नहीं है। बिल्कुल। पांचाली को इसलिए मैंने लिखा क्योंकि जब मैंने इन चीज़ों को कंपेयर किया, महाभारत जैसे पांचाली का जो चीरहरण है वो सभा में हुआ, सबके सामने हुआ, अपने बड़ों के सामने हुआ, और वही स्थितियां तो आज भी हैं ना। वही नारी का अपमान, मीन्स इतनी ज़्यादा, कहते हैं ना कि अपने होंगे अगर जुआरी, लगी रहेगी दाव पे नारी। तो ये मेरी पांचाली के साथ हुआ और आज के माहौल के साथ मैंने उसको जोड़ते हुए पांचाली को लिखा है। तो पांचाली का कौन सा ऐसा अंश, कौन सी ऐसी बात जो खुद उर्वशी को लगता है कि ये शायद मैं भी हूँ? मेरे ख्याल से पांचाली सी है हर नारी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पांचाली आज भी सब में जिंदा है। चाहे वो घर में हुआ अपमान हो, चाहे वो अपनों का साथ छोड़कर चले जाना हो, चाहे सड़क पर चलती एक लड़की हो, एक नारी हो जहाँ पर जिसको समझा नहीं जाता, और उसके साथ यू नो हर तरीके की वो काम होते हैं जो पांचाली के साथ हुए। और भरी हुई सभा में कोई पांचाली के साथ नहीं खड़ा हुआ था। आज भी मुझे लगता है कि एक व्यथित नारी के साथ, एक दुखी नारी के साथ कोई खड़ा नहीं होता, चाहे वो सरकार भी क्यों ना हो। नारी दुखी ही क्यों है? क्या ये दुखी का कार्ड खेलती है नारी? क्या ऐसा भी नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं है। पांचाली ने ऐसा कौन सा कार्ड खेला था? ठीक है ना, लेकिन नारी तो नारी है। नारी को कहते हैं ना, नारी को समझा नहीं गया एक्चुअली, मैं यही कहूँगी। तो नारी को नारी क्यों समझा गया, ये मेरी व्यथा है, और इसीलिए मैंने व्यथा कहे पांचाली लिखा है। पर उर्वशी जी, नारी तो मुझे वो भी नजर आती हैं जो अपने पति के कई टुकड़े काट के नीले ड्रम में डाल देती हैं। डिपेंड करता है। आज तो वो पांचाली नहीं रही। डिपेंड करता है, लेकिन ये दो चार किस्से अगर सुनने में क्या आए कि आपने पूरी नारी समाज को ही मीन्स कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन आप देखिए ना कि सदियों से जो चलता आ रहा है, नारी ही तो मीन्स एक विक्टिम थी, वही तो भुगत रही थी ना सब कुछ। ये दो चार किस्से क्या आए हैं कि सब, मुझे बहुत शर्मिंदगी है इस बात पर। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा गलत हुआ जो भी हुआ, लेकिन सदियों से तो नारी ही भुगतती चली आ रही है। लेकिन पुरुष भी तो सारे खराब नहीं होते। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि डिपेंड करता है कि सभी पुरुष खराब नहीं होते तो सभी नारियां भी तो खराब नहीं होती। लेकिन हो तो रहा है ना, समाज आपके सामने है, आपको दिखाई भी दे रही हैं चीजें। जो गलत नहीं होता उसके साथ गलत हो जाता है, चाहे वो नारी हो या चाहे पुरुष हो। लेकिन आपको प्रेरित कौन करता है लिखने के लिए? अनुभव, समाज, या आपकी इमेजिनेशन, कल्पना? इमेजिनेशन तक तो अभी मैं नहीं पहुंची हूँ अभी, यानी कि वहां तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला है। राइट। हाँ, इमेजिनेशन में एक पात्र के साथ अपने आप को कुछ, जब मैं एक पात्र की जिंदगी जीती हूँ तो इमेजिन भी करती हूँ, लेकिन वो एक ऑलरेडी से गड़ा हुआ पात्र होता है, जैसा कि पांचाली, जैसा कि शबरी। तो वहाँ कुछ मैं इमेजिन ऐसे कर पाई कि अगर मैं पांचाली होती
तो मैं क्या सोच रही होती। तो थोड़े से ज़्यादा अनुभव उसमें मैंने डाले हैं। और जैसे मैं अगर शबरी होती तो मैंने शबरी के पात्र को जीना शुरू किया है। लेकिन फ़िलहाल अनुभव ज़्यादा काम आ रहे हैं। और दूसरी बात, समाज में फैली हुई ये विषमताएं हैं, कुरीतियाँ हैं, जिनको देख करके मैं लिख पा रही हूँ। अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि मैं किसी पात्र को गढ़ लूँ या लिख लूँ। अभी तक तो जो दिखाई दे रहा है ना, हम उसी को लिख पा रहे हैं। लेकिन पांचाली का जिक्र इतनी बार हुआ और मेरे व्यूवर्स कहेंगे भाई मैंने कुछ सुना नहीं आपसे, तो यह अन्याय हो जाएगा मेरे व्यूवर्स के साथ। जी। पांचाली की व्यथा सुनाइए ना। अच्छा, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, ये अरे, हस्कीनेस जो है ना आपकी आवाज में, हाँ। हस्कीनेस जो आपकी आवाज में है, ये आपकी बात को और ज्यादा इंप्रेसिव बना देती है। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। पांचाली के आप सुनना चाहते हैं तो मैं, ये मेरी किताब है घनश्याम जी, और इसमें मैंने कम से कम ये पद्य लेखन है, 6,500 चौपाइयाँ हैं इसमें जी। और चौपाइयों के माध्यम से मैंने इस किताब को लिखा है, जिसमें कि 34 किताबें सम्माहित हैं। जो प्रसंग हैं जो पांचाली के इर्द गिर्द थे, जो भी कर्ण, गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और उसके प्रिय कृष्ण, उन सब के बारे में मैंने इसमें लिखा है। तो कहीं ना कहीं पांचाली के दिल में एक ऊहापोह थी, क्योंकि 18 अक्षौहिणी सेनाओं का नुकसान हुआ था युद्ध के दौरान। जब वो युद्ध हो रहा होता है तो पांचाली एक विश्लेषण कर रही होती है, समीक्षा करती है कि युद्ध क्यों हुआ, क्या मैं अकेली तो इसकी जिम्मेवार नहीं थी ना। तो कुछ एक चंक्स में आपको सुनाऊंगी। पांचाली कहती है कि 5 पिया स्वीकारे क्यों थे। पांचाली सबसे पहले अपने आप को कसूरवार कहती है। 5 पिया स्वीकारे क्यों थे, खुद ही भाग बिगाड़े क्यों थे। काश विरोधी हो जाती मैं, थोड़ा क्रोधी हो जाती मैं। काश न मेरे हिस्से होते, शुरू नहीं फिर किस्से होते। काश कर्ण को वर लेती मैं, वाणी वश में कर लेती मैं। काश कर्ण को वर लेती मैं, वाणी वश में कर लेती मैं। कर्ण अगर ना रोता शायद, तो संग्राम ना होता शायद। अच्छी बात इसमें ये है, मीन्स घनश्याम जी की मैंने युद्ध के पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल किया है द्रौपदी की ऊहापोह पेज में। ये कर्ण के बारे में मैं बता रही थी और कुंती के बारे में भी बता रही थी। अब मैं बताऊंगी दुशासन। दुशासन को कितना समझाया था उसने कि इस तरीके से मुझे मेरे बालों से घसीट कर मत लेकर के जाओ। तो द्रौपदी क्या कहती है कि दुशासन मतिमंद न होता तो शायद यह द्वंद्व न होता। दुशासन मतिमंद न होता तो शायद यह द्वंद्व न होता। जो दुर्योधन क्रुद्ध न होता, दुर्योधन भी तो क्रुद्ध हुआ था, उसे भी तो गुस्सा आया था ना। जो दुर्योधन क्रुद्ध न होता तो शायद यह युद्ध न होता। फिर कहती है कि यूं ना आकाश विभाजन होता, अर्जुन मेरा साजन होता, और खुले अगर ये बाल ना होते। उसने ये बाल क्यों खुले रखे थे अपने, क्योंकि ये खुले बालों के साथ ही अपने 5 पत्नियों को उकसाती थी। क्योंकि उसने एक प्रण लिया था कि मैं जब तक ये बाल नहीं बांधूंगी, जब तक कि इन बालों में लहू नहीं लगाया जाएगा, इनको लहू नहीं पिलाया जाएगा। तब द्रौपदी क्या कहती है, खुले अगर ये बाल न होते, श्वेत पृष्ठ फिर लाल न होते। यदि मेरा अपमान न होता, गिद्धों का जलपान न होता। क्योंकि उस टाइम गिद्ध नोच रहे थे लाशों को, सियार नोच रहे थे। तो वो जब ये दृश्य देखती है तो बहुत ज़्यादा मीन्स भावुक भी होती है और परेशान भी होती है। तो ये कहती है कि यदि मेरा अपमान न होता और गिद्धों का जलपान न होता, मौन अगर गुरुदेव न होते, रण आंगन में प्राण न खोते। काश सत्य का साथ निभाते और बड़े भी कुछ कह पाते। सत्य यही जो समर न होता, कुरुक्षेत्र फिर अमर न होता। और नारी का अपमान न होता, कुरुक्षेत्र शमशान न होता। कुरुक्षेत्र शमशान न होता। वाकई तो उस युग की आपने याद दिला दी और वो सब कुछ मेरे सामने चित्रित हो रहा था। जितना खूबसूरत लिखा उससे ही ज्यादा खूबसूरत आपकी बोलने की अदायगी है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी घनश्याम जी की 18 अक्षौहिणी सेनाओं का नुकसान हुआ। द्रौपदी बड़ी गिल्ट होती है कि क्या मिला। तो अंत में जो मैंने, जिसको आप कल्पना की बात कर रहे थे, तो मैंने क्या कल्पना की जी। तो मैंने ये कल्पना की कि अगर पाप का वर्ण ना होता, गीता का अवतरण ना होता, कली ज्ञान की खिलती कैसे, अद्भुत गीता मिलती कैसे।
वो जो समर हुआ था, युद्ध हुआ था, तो वहीं से तो हमारी गीता का अवतरण हुआ था। तो यहाँ मैं ये बात कहना चाहती थी कि इस पुस्तक का सार भी मैंने यही रखा है। अच्छा, जब कोई लेखक होता है और जो कवि होता है तो वो सब कुछ कर देता है अपने शब्दों से जो हम कई बार कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते। जी। तो कभी क्या उर्वशी ने कुछ ऐसा लिखा जो अधूरा जीवन में रह गया? कोई अधूरा रिश्ता, कोई अधूरा ख्वाब, कोई अधूरी बात, कोई अधूरी मुलाकात? अधूरा तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अभी जो लेखक होता है ना, वो आगे बढ़ता चला जाता है। जब मैं भी एक लेखिका हूँ, और जैसे मैं लिखना शुरू किया और उसके बाद ओवरटेक करके कोई और भाव भी आ जाता है ना। राइट नाउ मेरी 16 किताबें हैं, और जिसमें से मेरी 8 किताबें ऐसी हैं जो अभी अधूरी पड़ी हैं। वो कहीं ना कहीं भाव क्लैश होते जाते हैं ना। तो जब तक एक किताब ख़त्म नहीं होती हम दूसरी पे पहुंच नहीं पाते। और लेकिन वो अधूरी भी नहीं होती, आधी भी नहीं होती, हम नया शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो भाव ओवरटेक करके आ जाता है, या फिर समाज में कुछ ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जो कवि मन को विचलित कर देती हैं। जैसे कोई बलात्कार हुआ, जैसे अभी युद्ध हुआ, ठीक है ना, तो फिर हमारी जो कलम है वहाँ की ओर चल देती है। तो ये थोड़ा सा रह जाता है, आगे पीछे चलता रहता है। फिर जब वो अपनी मनोस्थिति में शांत होता है तो उन किताबों को लेकर के फिर से अपनी अधूरी रचनाओं को उठाता है। और मेरे ख्याल से यहाँ मैं दावे के साथ कहती हूँ, कोई भी ऐसा लेखक नहीं होगा जो एक बार में अपनी बात को पूरी करता हो। वो टुकड़ों में होती है बात पूरी, और उसके जो भाव हैं वो होते हैं, जैसे जैसे उनको मिलता जाता है विस्तार, तो अपनी बात को वो कहते जाते हैं। लेकिन आप मानती हैं क्या, लेखक जितना लिखता जाता है उतना खुद को भी खोता जाता है? क्या वो अकेलापन भी उसके जीवन में आ जाता है जो सार्वजनिक जीवन में शायद नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी सोचने की शक्ति बाकी लोगों से इतर होती है? बिल्कुल, आपने सही कहा। जो अकेला होता है ना, वही लेखक होता है। आहा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लेखक ना, कभी भी आप उसे स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि भाव हैं, कोई एक विचार आता है, अगर कोई बीच में जरा सा वो खुद भी बोल पड़ता है ना, तो वो विचार गायब हो जाता है। तो धीरे 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 लेखक नितांत अकेला होता ही जाता है। शुरुआत में सबको खलती हैं ये बातें, परेशानी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पांचाली लिखी, इसके बाद मैंने 15 किताबें और भी कही हैं, मैं शबरी हूँ राम की। तो वाकई मैंने खुद को तो खोया या नहीं खोया, लेकिन मैंने अपने परिवार को तो खो दिया। बड़ी ईमानदारी से आपने बात हाँ, बोली। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद पवन जी हैं, मेरा परिवार है, समझते भी हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मैंने उन्हें खो दिया, क्योंकि मुझे मेरे साथ रहने की आदत पड़ गई। और उन्होंने भी मुझे ये सोच करके स्पेस दे दिया कि चलो ये राइटर हैं। उन्हें भी इस बात की आदत पड़ती ही चली गई कि अब मैं ये लिख रही हैं तो मुझे ऐसे मीन्स, मैं बड़े दुख के साथ ये बात कहती हूँ कि खुद को तो इंसान खोता ही है, यानी कि अपनी तलाश में तो वो लिखता रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन अपने परिवार को भी वो खो देता है। आप भावुक भी हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, इस बात के लिए सही कह रहे हैं आप। तो क्योंकि आज मेरा मन करता है कि मैं समय बिताऊं परिवार के साथ, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार मुझे छोड़ चुका है। यानी कि मैं तो बाद में ये बात सोचती हूँ, कई बारी मैं चाहती हूँ, लेकिन मुझे मेरा रास्ता दिखा दिया जाता है, नाउ यू कैन जस्ट बी इन योर वर्ल्ड, दैट्स इट। तो लेखक तो बड़ा एक कहते हैं ना कोमल हृदय होता है, और उसको जितना तुम अकेला छोड़ोगे वो एडजस्ट होता चला जाता है। मैं एडजस्ट हो गई। तो कई बार ऐसा लगता है कि रिवर्स गियर होता लाइफ में, तो फिर मैं परिवार में शामिल हो जाती, लेखन छोड़ देती। हाँ बिल्कुल, मीन्स लेकिन कहते हैं ना जो अंदर है वो इंसान अपने अंदर की प्रतिभा को छोड़ नहीं सकता ना। सूरज है, उसको कौन निकलने से रोक सकता है? मेरे ख्याल से जो भाव हैं, जो एहसासात हैं, वो कभी हम अपने अंदर छुपा ही नहीं सकते, वो सामने निकल कर आएंगे ही आएंगे। ये क्लैश होता है। कभी ऐसा हो कि कोई एक ऐसा ताकतवर पद आपको मिल जाए जिसके बाद आप वो मुद्दे उठाएं जो आप सिर्फ अभी लिखा करती हैं, क्या गुंजाइश ऐसी नजर आती है कि कर पाएंगी तब आप एक लेखक के तौर पे? देखो, राजनीति को तो मैं पसंद ही नहीं करती, ठीक है ना। मुझे समझ ही नहीं आती राजनीति क्या है, क्योंकि लेखक एक ना बड़ा सच्चा और कहते हैं ना पक्का इंसान होता है। राजनीति से तो मैं खैर दूर रहना चाहूँगी, लेकिन हाँ ऐसा कभी कोई मौका मिलेगा तो मैं महिलाओं के लिए ज़रूर कुछ करना चाहूँगी, कहना चाहूँगी, जो कि अभी कम हुआ है। इन लोग आवाज़ तो उठाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं, मुझे ये नहीं
समझ आता कि जो महिला खुद एक शक्ति है, सशक्तिकरण की बात क्यों होती है, एक ही दिन महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, जबकि महिलाओं के बिना तो मेरे ख्याल से एक भी पल, कहते हैं ना कि मुमकिन ही नहीं है कोई उसको जी ले। तो यहाँ थोड़ा सा मैं व्यथित भी होती हूँ कि उस एक दिन को हम लेकर के इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना प्रोग्राम्स करते हैं, और दूसरा ये बात है कि महिलाओं के लिए इतना कुछ हो, महिलाओं को बस पूजा जाता है, उन्हें समझा नहीं जाता। मैं ज़रूर कहूँगी कभी कोई मुझे मौका मिलेगा तो। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं देख रही हूँ समाज में खुद का हाथ अनुभव भी है कंगन को क्या? आरसी क्या खुद का भी कोई अनुभव है? नहीं, मेरा तो कोई खास ऐसा कोई अनुभव नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है कि लेखक को नितांत अकेला छोड़ भी दिया जाता है, इसलिए वो लेखक परिपक्व लेखक बन जाता है। ठीक है, लेकिन आज के डिजिटल युग में सब कुछ वायरल पे है। ऐसा हो जाए तो वायरल हो जाए, वैसा हो जाए तो वायरल हो जाए। क्या अपनी शर्तों पे वायरल होना या अपने उसूलों के साथ वायरल होना मुश्किल नजर आता है आपको भी? जी, सच्चा साहित्य वायरल होता ही नहीं है। अच्छा, वायरल क्या होता है? अश्लीलता वायरल होती है, मुझे ऐसा लगता है। कंट्रोवर्सीज वायरल होती हैं, और अगर वायरल कोई कंटेंट हो तो वो क्यों होगा, किस आधार पर होगा? मुझे एक बात बताइए, लोग नहीं देखना चाहते ना, क्योंकि डिजिटल युग में हम इतना स्क्रोलिंग पे आ गए हैं कि हमें खुद ही पता नहीं है हम आखिर चाहते क्या हैं। हमें खुद भी पता नहीं है कि हम अभी कभी, मुझे ऐसा लगता है कि एक मिनट से ज़्यादा कोई एक कंटेंट पे हम फोकस ही नहीं कर पाते। कुछ सेकंड्स की बात रह गई है। धीरे धीरे आप ये देख रहे हैं, रील कंटेंट आ रहे हैं, शॉर्ट्स आ रहे हैं, टाइम जिसमें कम से कम होता चला जा रहा है कि हमें कोई पूरा देख ले, बस सबको रीच की पड़ी है इस वक्त। तो सच्चा साहित्य भी जिस दिन वायरल होने लगेगा तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। सच्चे साहित्य और वायरल कंटेंट में एक बड़ा फर्क आपको क्या दिखाई देता है? मैंने अभी भी बताया आपको, बड़ा फर्क यही है कि नेगेटिविटी बिकती है। नेगेटिविटी को आप जितना दिखा लीजिए लोग देखेंगे उसको, लेकिन सच्चाई को कौन देखना चाहता है? पॉजिटिविटी को कौन देखना चाहता है? प्रवचन्स को कौन देखना सुनना चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो यही एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं शबरी राम की। हाँ। तो मैम, जब बात होती है उर्वशी उर्वी की तो फिर बात होती है शबरी की। मैं शबरी हूँ राम की। क्या है ये? मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। कितने अचरज से भरा शबरी का यह काम, कितने अचरज से भरा शबरी का वह काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम। पाँव पखारूं आपके, करूं न एक पल देर, जीवो मेरे राम जी, मीठे हैं ये बेर। ये शबरी है। शबरी मन में आई और आपने लिखा, क्या वजह थी? कोविड के वक्त। अच्छा। कोरोना ने मुझे ये शबरी दी है। जब रामायण दोबारा से प्रसारित हुई, एक ही दोहा मेरे पास हुआ करता था, मैं शबरी, यानी कि मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। जब ये मेरा एक फेवरेट पात्र है जिसको कि कम जगह मिली रामायण में। अच्छा। आप देखते होंगे कि हम कोई रामलीला भी देखी हमने बचपन में, आपने भी शायद देखी होगी, हमने देखी है, या सीरियल देखा, रामायण देखी, तो उसमें एक ही दृश्य दिखाया जाता है कि राम शबरी के बेर चखते हैं और वो आगे की तरफ बात बढ़ जाती है ना। तो मुझे लगा कि रिसर्च करना चाहिए, शबरी कौन थी, क्या है कि राम को स्वयं आना पड़ा उनके आवास पर। तो बस मैंने शबरी को पढ़ना शुरू किया, और दुख की बात यह है कि मुझे बहुत कम साहित्य मिला। अच्छा। शबरी के बारे में। खैर, जितना मुझे मिला तो मैंने प्रयास किया, और आज मैं शबरी हूँ राम की ग्रंथ लिख पाई हूँ, जिसमें कि 1008 दोहे हैं, जिसको मैं यही कहूँगी कि सत्य समर्पण शूरता, धैर्य कर्म निष्काम, शबरी के आराध्य वो बीज मंत्र है राम। तो मैंने राम का बीज मंत्र समझ करके इस शबरी को लिखा है, जिसमें कि 1008 दोहे हैं, और ये श्री राम ने अपने आप मुझसे करा लिया। मुझे नहीं पता लगा कि मैं कैसे एक छोटे से पात्र को, यानी कि थोड़ी सी देरी के लिए आए हुए पात्र को मैं लिबरेट कर पाऊँगी, इतना एक्सप्लेन कर पाऊँगी।
और एक पुस्तक सामने होगी। पहले जीवन में कौन आई, पांचाली या शबरी? पहले जीवन में पांचाली आई, लेकिन पैरेलल शबरी भी चली। लेकिन पांचाली से शबरी का जो शिफ्ट है, हाँ ये बिल्कुल। गजब है। पांचाली अलग कैरेक्टर है अपने आप जी, में, बिल्कुल जो different व्यथित है, परेशान है, पतियों को उकसा रही है, Opposite बदले के लिए बोल रही है। opposite एक तरफ है। शबरी है जिसने समर्पण किया हुआ है, किसी तरह का लोभ कोविड नहीं। का वक्त ऐसा ही आया था कि मुझे वाइंड अप करना पड़ा पांचाली को उस समय के लिए, उस एक साल के लिए। और मीन्स मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वो वक्त है जब सेवा का वक्त आ गया था। हम घर में एक दूसरे के लिए कितने समर्पित हो गए थे। यानी कि एक कहते हैं ना कि घर में कोई भी शख्स ऐसा, मीन्स हर एक घर में कोई भी ऐसा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं ज़रूर था जिसको कोविड था। तो हमारे अंदर की भावनाएं सब बदल गई थी, एहसासात बदल गए थे। तो मैंने भी उस समय एक शबरी को जिया था। और आज शबरी आपके सामने है, इसलिए थोड़ा सा उस वक्त जो परिवेश था, जो यानी कि शबरी के परिप्रेक्ष्य से मैं लिख पाई हूँ, वो मौका ही ऐसा था, इसलिए मैं शबरी लिख पाई। शबरी की ऐसी कौन सी खास बात है जो दिल में उतरती है आपके? प्रतीक्षा, कि उसने निष्काम रूप से राम की प्रतीक्षा की और उसकी प्रतीक्षा को श्री राम ने पूर्ण किया। तो आपके जीवन की कोई ऐसी प्रतीक्षा चल रही है जिसका इंतजार है? हाँ, हाँ बिल्कुल, हर एक इंसान के जीवन में प्रतीक्षा होती है कि वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करें। और बस एक सिंपल सी माँ होती है, औरत होती है, महिला होती है, उसकी क्या प्रतीक्षा होगी कि उसके बच्चे सेटल हो जाएं, उसका घर परिवार मीन्स खुशहाल हो। यही मेरी प्रतीक्षा भी है कि कभी मेरा भी परिवार मेरे पास होगा। जैसे अभी मेरे बच्चे बाहर हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई के विषय में बाहर कनाडा में है इस वक्त। तो मुझे तो बस यही लगता है कि मेरी प्रतीक्षा तो उसी दिन पूर्ण होगी जब मैं अपने बच्चों के पास होंगी या मेरे बच्चे मेरे पास होंगे। एक लेखक के सामने और उसके ऊपर एक महिला लेखक के सामने जी, चुनौती कौन सी ज्यादा बड़ी है? मैंने कहा ना कि घर परिवार, यानी कि सब समझने वाले नहीं होते। हो सकता है मुझे मेरे पति ने समझा हो, तो लेकिन मेरे लिए एक चुनौती है कि मुझे लिखना भी है, कि अंदर का एक कहते हैं ना एक प्रतिभा भी है और एक पैशन भी है जिसको कि मुझे जीना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने परिवार को सामंजस्य से कैसे लेकर उनको साथ चलूं, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि कुछ ना कुछ पीछे छूटता हुआ चला जाता है। लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा लिखा जिसपे काफी कुछ नेगेटिव हुआ, नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और आपको लगा कि ये हद से ज्यादा आलोचना हो गई भाई? हाँ, मैंने लिखा था हर नारी की अंतर्वेदना मी टू। तो मी टू पर मैंने, आपको याद होगा कि मी टू एक मीन्स बड़ा कैंपेन चला था, कैंपेन चला था। तो उस वक्त मेरी कलम भी बोली थी। तब मैंने लिखा था कि वही किस्सा वही किरदार, मी टू थी बुरी नज़र का शिकार, मी टू। तो इसमें सारी जो चीज़ें मैंने लिखी थी मी टू पर, वो नेगेटिव ही थी, क्योंकि मी टू नेगेटिव ही तो है ना। तो उसमें मैंने बचपन से लेकर के, क्योंकि इस रचना को जो मैंने कहा था ना, संसार की प्रत्येक नारी का प्रतिनिधित्व करते हुए लिखा था। और मैंने दावा भी कर दिया था कि यानी कि हर एक नारी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी से मी टू का शिकार हुई है, और वो हुई है, मैं अभी भी कह रही हूँ। लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है, चाहे वो बचपन में, देखो कहीं ना कहीं कहाँ सेफ है नारी, चाहे वो बचपन में जब उसे पता ही नहीं होता। लेकिन आजकल पोक्सो के युग में हैं हम, आजकल कहते हैं ना एक सेफ्टी के युग में है, जहाँ पेरेंट्स भी अपने बच्चों को गाइडेंस देते हैं, स्कूल में भी एक गाइडेंस मिलती रहती है। लेकिन हम इन घटनाओं को तो फिर भी नहीं रोक पा रहे हैं ना। तो ये हो रहा है। तब मेरे को लोगों ने ट्रोल किया था कि आपके साथ इतना कुछ हुआ है। अरे भाई, एक लेखक अपना दुख थोड़ी लिखेगा, लेखक तो सामने जो दुख देख रहा है। और इतने सारे, आमिर खान जी का सत्यमेव जयते आया था, तो कितनी ही लड़कियों ने आकर के अपना, लड़कियों ने नहीं अपितु लड़कों ने भी मीटू का शिकार, मैं ये भी कहना चाहूँगी, नॉट ओनली गर्ल्स, नॉट ओनली महिलाएं, पुरुष भी तो शिकार हो जाते हैं ना, बॉयज़ भी तो शिकार हो जाते हैं। हाँ, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा आलोचना का शिकार होना पड़ा था। आपका अपना भी अनुभव था जब उर्वशी मीटू का शिकार हुई? हाँ जी, वेरी पर्सनल। मैंने कहा ना, हर एक नारी, दुनिया की प्रत्येक स्त्री मीटू का शिकार हुई है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब आप लेखक होते हैं और पब्लिक डोमेन में आप कैरेक्टर होते हैं, सबसे पहले हम तो अपने आप को ही उठाएंगे, बिल्कुल। हाँ। क्योंकि मैंने कहा ना, बचपन एक ऐसी चीज है जो बहुत कोमल होता है।
यानी कि उसमें किसी को कुछ पता ही नहीं होता, जीवन को जैसे दिखाया जाता है जीवन दिखने लग जाता है। वो बचपन होता है, तो बचपन में कभी कुछ ऐसा हुआ था जब मैं बहुत छोटी थी। अच्छा। और लेकिन उन बातों को हम ना करें तो अच्छा है, लेकिन मैं बहुत लेकिन समझदार मैं थी। इसलिए जानना चाहता हूँ कि आपकी अभिव्यक्ति बहुत मजबूत है या, और आप प्रेरणा देती हैं महिलाओं को। जी। तो अगर वो आप कंफर्टेबल हो साझा करने के लिए, आप नाम कोट ना करिए, लेकिन अगर आप बचपन में comfortable मैंने हो। कहा ना कि हमारे साथ अगर कभी कुछ होता है ना तो हमें क्या पता, हुआ था एग्जैक्ट, क्या हुआ था? हमें पता भी नहीं चलता है अच्छा। कि ये गलत है या सही है हमें। लेकिन जब धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं ना घनश्याम जी, तो हम इन चीज़ों को कहते हैं ना रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ था, इसका मतलब ये गलत था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत मैच्योर थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी 8 साल की उम्र में भी इतनी मैच्योर थी जितनी आज 18 साल की लड़की होती है। तो आपके साथ तो 8 ऐसा साल कुछ- की, आपके साथ 8 साल की उम्र में मीटू हुआ? हाँ, मी टू, देखो मी टू एक मोलेस्टेशन भी मैं बता रही हूँ। हाँ, कि तो किसी ने आपके गलत साथ तरीके 8 से साल की छू उम्र में दिया। मोलेस्टेशन हो हुआ? सकता है इससे छोटी भी रही होंगी, लेकिन 8 साल की बात तो मुझे याद है, ठीक है ना। किसी ने गलत तरीके से छू दिया, वो भी तो मी टू है ना। घर का ही आदमी था? ऐसे नहीं कह सकते ना कौन है क्या है। तो मैं मानूं कि 8 बरस की उम्र में आपके साथ मोलेस्टेशन हुआ और उसकी शिकार आप हुई? मेरे ख्याल से वैसे होता तो ये सभी के साथ है, लेकिन मेरे साथ भी हुआ, जिसका कि रियलाइज मैंने बाद में किया। जैसा कि मैंने आपको कहा मैं समझदार थी। तो मैं आपको 2-3 बंद सुनाती हूँ रिलेटेड, ठीक है ना। वही किस्सा वही किरदार, मी टू। थी बुरी नज़र का शिकार, मी टू। निगाहें पुजारी की कितनी अजब थी, बुढ़ापे की मंशा भी उतनी गजब थी। आंखों से अपनी चुपके से रोक देता था, प्रसाद के बहाने वो अक्सर टोक देता था। मम्मी को डर से बताती नहीं थी, मंदिर महीनों में जाते नहीं थी, जी पर रख कर बैठी हूँ भार, मी टू। गर्मी की छुट्टी में नानी के जाना, भूली नहीं हूँ वो गुजरा जमाना। एक रिश्ते का मामा मुझे घूरता था, कोमल से चेहरे पे लब ढूंढता था। ओझल सदा उसकी आंखों से रहती, अपनी कहानी किसी से ना कहती। कई बार हुई थी शर्मसार, मी टू। घर से निकलते थे जब जब भी पापा, रिश्तों ने मुझको आंखों से नापा। छुपम छुपाई से डरती थी मैं तो, सच जगहसाही से डरती थी मैं तो। पापा को कुछ भी बताती तो कैसे, ये पर्दे शर्म के हटाती तो कैसे। अपने जिस्म में हुई गिरफ्तार, मी टू। वही किस्सा वही किरदार। बात शिक्षा की करती हूँ, जहाँ हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं और सोचते हैं कि अब बच्चे स्कूल में हैं, वो सेफ़ है। मैं बात उस ज़माने की कर रही हूँ, लेकिन आज भी ये सब कुछ चल ही रहा है। कहीं ना कहीं गाहे बगाहे हमें सुनने के लिए मिल ही जाता है। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक न कम था, दलीलों में उसकी हरगिज़ न दम था। घर पर बुलाकर था नंबर बढ़ाता, अक्षर के माने मुझे फिर सिखाता। उसकी कहानी मैं किसको सुनाती, मारे डर के कभी पाठशाला न जाती। सच बनी हुई हूँ अंगार, मी टू। वही किस्सा वही किरदार, मी टू। फिर हम ट्यूशन में भेजते हैं बच्चे, या टीचर घर में पढ़ाने आता है। मैं आगाह भी करना चाहती हूँ अपनी इन पंक्तियों के द्वारा। यहाँ मैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं समझदार भी थी। ट्यूशन में टीचर का गालों को छूना, उलझन थी उलझे से बालों को छूना। गुरुवर की दृष्टि सच्ची नहीं थी, खोटी थी नीयत अच्छी नहीं थी। छोटी थी पर मैं कच्ची नहीं थी, ये भी तो सच है मैं बच्ची नहीं थी हालात के आगे लाचार, मी टू। वही किस्सा वही किरदार, मी टू। बचपन जवानी के किस्से बहुत हैं, टूटी हूँ इतना कि हिस्से बहुत हैं। अंकल जिसे मैंने हरदम कहा था, उसकी छुअन को भी मैंने सहा था। शोले थे बाहों में देखे हैं मैंने, नाखून निगाहों में देखे हैं मैंने। थी जीवन की धारा हूँ अश्रु की धार, मी टू। वही किस्सा वही किरदार, मी टू। आपको ये पंक्तियाँ मैं ज़रूर सुनाऊंगी कि सारी बातें आ रही हैं इसमें, जो समाज के डिफरेंट हिस्सों में सबके साथ होता है, वो सब बातें इनमें आती हैं। कि दुनिया की नज़रें सचमुच बुरी हैं, चुभती हैं ऐसे वो जैसे छुरी हैं। सुरक्षित नहीं है ये राहें कटीली, गढ़ती बदन में है आंखें नुकीली। डरती हूँ मैं तो बनते संवरते, डरती हूँ मैं तो तन्हा गुजरते, वरना करना चाहती हूँ श्रृंगार, मी टू।
सुनिएगा कि मेरे बॉस की, जब एक नौकरी पेशा लड़की नौकरी करने जाती है, मेरे बॉस की कुछ शर्तें थी ऐसी, खोलूं मैं कैसे वो परतें थी ऐसी, जो चढ़नी है सीढ़ी वो चढ़ के दिखाओ, निगाहों में मेरी उतर के दिखाओ, ये असमत को मेरी गंवारा नहीं था, निगाहों में उसकी उतारा नहीं था, लिपटी खुदी से रोई जार जार, मी टू, वही किस्सा, वही किरदार। जिसके लिए मैंने ये मी टू लिखा, मैं वो पंक्तियाँ आपके सामने रखती हूँ कि मिलकर सभी ने मुझको हराया, दर्दों को गाया तो जग मुस्कुराया, रिश्तों की नज़रें ऐसे गढ़े थी, मेरे बदन की लिखावट पढ़े थी, छूने का मतलब बखूबी समझती, आँखों से हरदम थी रहती छलकती, फूलों सा जीवन जैसे थखार, मी टू, वही किस्सा, वही किरदार। छाती को अपनी कूटूं तो कैसे, हूँ ज्वालामुखी में फूटूं तो कैसे, गुस्सा जिगर के अंदर भरा है। ये गुस्सा होता है तभी मी टू कैंपेन होते हैं, और फिर वो दुम दबाकर भाग जाते हैं जो मी टू को अंजाम देने वाले होते हैं। छाती को अपनी कूटूं तो कैसे, हूँ ज्वालामुखी पर फूटूं तो कैसे, गुस्सा जिगर के अंदर भरा है, अश्कों का गहरा समंदर भरा है, अंदर ही अंदर बिखर सी गई हूँ, अपने बदन में ही मर सी गई हूँ, पत्थर पत्थर की जैसे हूँ कोई मज़ार, मी टू, वही किस्सा, वही किरदार। अपने ही घर में देखो, उस वक्त ना क्या होता था, बताया नहीं जाता था घरों में, और अगर बताया जाता था तो उस बात को ढक दिया जाता था, छुपा दिया जाता था। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आज भी ऐसा होता ही होगा, लेकिन फिर भी आजकल के पेरेंट्स बहुत बोल्ड हैं, सही बात, वो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ, अपनी ही नहीं, मेरी तरह कई महिलाओं की बात करती हूँ कि अपने ही घर में पराई हूँ जैसे, कहानी सभी को सुनाई है ऐसे, शर्म आती है अब आप बीती बताकर, कैसी है रिश्तों की नीति बताकर, है स्वाद कसैला कड़वा तीखा, मर्तबान में भरकर बैठी हूँ, खट्टा मीठा मगर फफूंदी लगा अचार, मी टू, वही किस्सा, वही किरदार, थी बुरी नज़र का शिकार, मी टू। मैं अचार की बात इसलिए की है कि कभी ना कभी, जैसे एक अचार होता है ना, तो ये यादों की फफूंदी ऊपर आ जाती है और हम उस अचार को फिर भी सहेजते हैं और उस फफूंदी को उतार करके फेंक देते हैं। तो लेकिन उसके साथ जब जब हम उस अचार को देखते हैं तो वो यादें, उन रिश्तों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं सामने आ जाती हैं बात। फफूंदी का जिक्र किया मैम आपने, जी। तो समाज में अब कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो लेखक हैं, जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, वो दो खेमों में बट गए हैं, जी। या सरकार के साथ या सरकार के विपक्ष में। मतलब ऐसी कंडीशन में कम देख पाता हूं कि जब कोई लेखक अच्छा होने पे अच्छा कहने का दम रखता हो, और अगर कुछ खराब हुआ है, कुछ मन मुताबिक नहीं हुआ सरकार की तरफ से, तो वो आलोचना करने का साहस भी जुटाता हो। हम खेमों में बट गए हैं क्या? हम खेमों में नहीं बटे हैं। लेखक कभी किसी वर्ग का नहीं होता, मेरा मानना ये है। जो अच्छा है उसे, वो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। लेखक का धर्म भी बन जाता है कि वो सच का साथ दे। अगर अच्छाई है तो अच्छाई लिखे वो, और अगर झूठ है, आडंबर है, तो उसका पर्दाफाश भी लेखक ही करता है। हाँ, ऐसा होता भी है, लेकिन कई कहते हैं ना, सरकारी कवि मैं तो हूँ नहीं, ना मैं होना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, अभी मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत अच्छा लगता है उनकी, जैसे उनके सरकार में जब हम रहे हैं, उन्होंने सारे काम बहुत अच्छे किए हैं। मैं यहाँ फ्रेंकली कहती हूँ, जब युद्ध में सीज फायर की घोषणा हुई तो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा। क्यों भाई, किस लिए? अभी मैंने लिखा अपने फेसबुक पोस्ट पर भी कि मीन्स अमेरिका की सुन ली, कुछ हमारी भी सुन लेते, कुछ मन की भी कर लेते, तो क्या ये सीज फायर हुआ, ये क्या उचित है? वो इसलिए कि युद्ध हो रहा है, ठीक है ना, और युद्ध में कि हमारी सेनाएं लगी हुई हैं, और पहली बार ऐसा हुआ था कि देश की 140 करोड़ जनता वो एक साथ आई थी, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, वो सब एक भारतीय हो गए थे, सब मिलकर हिंदुस्तान हो गए थे, और उनकी आवाज़ एक ही थी कि युद्ध होना चाहिए, क्योंकि ये रोज़ रोज़ के कलेश, रोज़ रोज़ के झगड़ों से हम भी तंग आ गए हैं। ये तो बिल्कुल साफ सी बात है कि आतंकवाद पाकिस्तान से ही आ रहा है और आ रहा था, तो ये एक समय था कि आर या पार की लड़ाई हो जाती, लेकिन फिर हमारे ट्रंप चाचा बीच में आ गए
और हमने उनको सुना, बट अब अंदर की क्या बात है हमें पता नहीं। लेकिन युद्ध होने से मैम कोई भी देश हो कई सालों पीछे चले जाता है, आप जानती हैं। लेकिन यहाँ भी तो पीछे ही जा रहे हैं ना। रोज रोज आतंकी झगड़े, इतनी हमारी सेनाएं सरहद पर खड़ी हुई हैं, तो एक बार आर पार की लड़ाई, ऐसा नहीं है कि युद्ध से हो, वाणी से भी तो युद्ध किया जा सकता है। आप बैठ करके बात करो, नहीं हो रही ये बात तभी तो युद्ध हुआ ना। तो यहाँ थोड़ा सा हम विचलित हुए थे, लेकिन कभी भी हम लोग सबसे पहले युद्ध को नो कहने वाले हैं। लेकिन जब शुरू हो ही गया था और शुरुआत भी वहीं से हुई थी, तो फिर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए था कहीं तक, मुझे ऐसा लगता है। तो उर्वशी सरकारी कवि होना ज्यादा पसंद करेंगी या असरकारी, असरकारी? मैं उर्वशी अग्रवाल उर्वी बनकर ही अपनी बात कहना चाहूंगी। और मैं नहीं जानती पॉलिटिक्स, राजनीति, मैं जानती ही नहीं। ठीक है, डिजिटल युग का जमाना है जी। तो ये सोशल मीडिया हो, डिजिटल युग हो, इसने लेखकों के लिए, कवियों के लिए मौके बढ़ाए हैं या राह से भटकाने का काम किया है? नहीं, बिल्कुल घनश्याम जी, मौके बढ़े हैं। और अगर आज उर्वशी अग्रवाल उर्वी भी आपके सामने बैठी है, तो ये डिजिटल युग के आने के बाद ही बैठी है। कहीं ना कहीं से मुझे भी प्रोत्साहन मिला, कहीं ना कहीं से जब मैंने लिखना शुरू किया तो उसे पोस्ट किया, तो अगर 10 नकारात्मक कमेंट मुझे मिले तो 5 मुझे पॉजिटिव भी मिले, तो कहीं ना कहीं से मुझे अच्छा लिखने का हौसला मिला। मैं सीखी, मेरे सामने साहित्य आया, मेरे सामने साहित्यकार आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेखकों को, साहित्यकारों को ही नहीं, किसी भी, कहते एक टैलेंट को मौका मिला सामने आने का। लेकिन बहुत ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में घुस जाना, रह जाना भटकाता है। पर आपको नहीं लगता आजकल हर माइक लेके कोई भी खड़ा हो जाता है, कवि बन जाता है, और अक्सर जो भावनाएं होती हैं वो इश्क, मोहब्बत, लव, सोना बाबू, मोहब्बत, दिल, यहीं तक सिमट कर रह जाती हैं। जो डेप्थ, जो भावनात्मक तौर पे जुड़ाव अपने पाठक के साथ उर्वशी उर्वी का है, वो किसी ABCD का नहीं हो पाता वो है। सारे इंस्टेंट, कहते हैं ना कवि डिस्पोजेबल जिसको बोलते हैं, कि वन टाइम यूज, उसके बाद उन्हें कोई याद नहीं रख पाता कि हमने 4 लाइनें लिख ली, इश्क मोहब्बत की बात कर ली, तो वो एक ही जनरेशन तक बात पहुंचती है और बात खत्म भी हो जाती है, आई गई हो जाती है। साहित्य एक साधना है। मैंने जब साहित्य रचना शुरू किया, मैंने भी स्टार्टिंग में, मैं डिजिटल युग में आई 2010-11 में मैं भी आई, लेकिन मुझे लगा नहीं, इस भीड़ में मुझे गुम नहीं होना, तो मैंने 9 साल की साधना की। मैंने 9 साल तक अपने आप को बंद रखा और इस पांचाली की संरचना की। मैंने कहा मैं मंचों पर भी तब ही जाऊंगी जब मैं कुछ कर लूंगी। मुझे जब भी बुलावा आता था तो मैंने कहा अभी मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे किस बिहाफ पर बुलाया जा रहा है। तो आज भी मैं, बहुत सारे मंचों से मुझे ऑफर आता है, मैं नहीं जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो अपना ही काम कर लिया जाए। आप तो मंचों का आयोजन कर रही हैं। मैं बिल्कुल कर रही हूँ और मैंने किया है, और मैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी घनश्याम जी कि मैंने भारत के सबसे बड़े शो का आयोजन किया, जो कि जिस पर बिलियंस नहीं ट्रिलियंस लोगों की रीच पहुंची है। जो अभी मैंने अंदाजे बयां और के साथ कवि सम्मेलन और मुशायरा किया, तो उस पर एक रील की रीच 82 मिलियन थी। यानी कि 5, 6, 7 मिलियन के बाद तो काउंट करना ही मैंने छोड़ दिया था। कितने ही प्लेटफॉर्म पर वो रीलें चली हैं और लोग वायरल हुए हैं। मेरे कवि, शायर जिनको मैं लेकर के आई, आज जिनको कोई नहीं जानता था, आज दुनिया में उनको जाना जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। लेकिन उर्वशी उर्वी अपने ही कैरेक्टर में से, जैसे 2 कैरेक्टर आपकी बहुत फेमस है, पांचाली और शबरी, अगर उर्वशी को मौका मिले तो कौन सा कैरेक्टर वो खुद बनना चाहेंगी, पांचाली या फिर शबरी? मैं सच कहूं, मैं दोनों कैरेक्टर्स की बात करती हूँ। अभी मुझे बॉम्बे से कॉल आया था सागर रत्न से, रामानंद सागर जी की रामायण के लिए। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया शबरी के लिए, और मैं, क्योंकि शबरी मैंने लिखा था तो मैं इसको करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा आप करेंगे तो आप ज़रूर करिएगा। उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया था और मैं गई। एक्टिंग वाइज उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, लेकिन पता नहीं मेरा चेहरा शबरी के लिए उन्हें उपयुक्त नहीं लगा और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। मैं रिजेक्ट होकर आई हूँ और एंड तक मैंने कहा मैं शबरी करना चाहूंगी उसमें, क्योंकि मुझे शबरी के भाव और जज्बात दिखाने थे। और अगर मुझे कहीं फिर से मौका मिलता है तो मैं पांचाली खुद ही करना चाहूंगी। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं पांचाली का, कहते हैं ना, कंटेंट लिखा है तो मैंने उसको जिया भी है। कहीं ना कहीं एक कोने में शबरी तो दूसरे कोने में पांचाली मेरे दिल में विराजमान है।
अगर हम एक गियर लगाते समय का, टाइम गियर हमारे पास होता और हम पीछे जाते, जी। तो किस लेखक या लेखिका के साथ चाय पे जाना चाहती? ओह अभी मुझे इतना ज़्यादा कहीं मैं इम्प्रेस नहीं हुई हूँ। मैं अपने साथ ही बैठकर चाय पीना चाहती हूँ, बैठना चाहती हूँ। इतना कुछ खास मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी शायद मुझ में बहुत बड़ी कमी है। हाँ, मैं रिसर्च के विषय पढ़ती हूँ। जैसे मैंने पांचाली लिखा तो पांचाली के लिए मैंने पढ़ा, जितना भी साहित्य उपलब्ध था। शबरी के लिए मैंने पढ़ा, बाकी अभी इतना, क्योंकि हम जब जिसको पढ़ते हैं ना तो उसके जैसे लिखना लग जाते हैं। तो उसकी झलक आप पे मैं आने कोशिश करती हूँ। मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा किसी को नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हम पॉडकास्ट के बाद चाय पियेंगे। श्योर, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उर्वशी जी, क्या वेब सीरीज और फिल्म्स इसके लिए लिखना मन में आता है क्या? आपको एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ। मन में तो आता है और मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर लिखूंगी। अभी लास्ट वीक ही मेरी 2 गज़लें मीन्स मुंबई में रिकॉर्ड हो गई हैं। तो एक तरीके से बॉलीवुड में तो एंट्री हो ही गई है। तो लिखना तो चाहूँगी। मैं तो इसीलिए गई थी कि कहीं कुछ ऐसी गुंजाइश है तो मैं लिखना चाहूँगी। तो उन्होंने मेरी ऑडियो करी रिकॉर्डिंग, एक बहुत बड़ा स्टूडियो है, और वहाँ से मेरी 2 गज़लें उन्होंने रिकॉर्ड कर ली हैं, जिसमें मुझे थोड़ी सी एक्टिंग करने का भी मौका मिला। तो कौन सी थी गज़ल जिस पे आपने अदायगी की और गाया? ये एक्सक्लूसिव हो जाएगा हमारे लिए, अगर आप गा पाए और बता पाए। मैं गाती तो नहीं हूँ, मैं तहत की कवियत्री हूँ और तहत के मुशायरे भी मैं पढ़ती हूँ या तहत में ही पढ़ती हूँ। जी, तो मैं सुना देती हूँ अगर आप कहोगे। प्लीज। जो गज़ल मेरी बॉलीवुड में अभी मीन्स ऑडियो करी पर रिकॉर्ड हुई है वो इस प्रकार से है कि तुमसे मिलकर संवरने लगती हूँ और बिछड़कर बिखरने लगती हूँ। पहले कांटों से खौफ आता था, पहले कांटों से खौफ आता था, अब तो फूलों से डरने लगती हूँ, अब तो फूलों से डरने लगती हूँ। खुद जला कर दिए मोहब्बत के बैठे बैठे निखरने लगती हूँ। और जो दूसरी गज़ल है वो इस प्रकार से है कि खुदा को भूल बैठी हूँ, खुद ही को भूल बैठी हूँ, मैं तेरी जुस्तजू में ज़िंदगी को भूल बैठी हूँ। जुनू मेरा मुझे किस मोड़ पर लेकर चला आया, जुनू मेरा मुझे किस मोड़ पर लेकर चला आया, वो जिसको याद रखना था उसी को भूल बैठी हूँ, वो जिसको याद रखना था उसी को भूल बैठी हूँ। अजब हालत हुई मेरी यही होता है चाहत में, मैं एक इंसान की खातिर सभी को भूल बैठी हूँ, मैं एक इंसान की खातिर सभी को भूल बैठी हूँ। नज़र बस खूबियाँ ही खूबियाँ आती हैं चाहत में। आप इश्क विश्क की बात कर रहे थे तो ये गज़ल उसी पर लिखी हुई है। नज़र बस खूबियाँ ही खूबियाँ आती हैं चाहत में, तेरी सब खामियों को हर कमी को भूल बैठी हूँ। और मक्ता पेश करती हूँ, सभी कुछ खो चुके और वे तेरी बेलौस चाहत में, गमों को भूल बैठी हूँ, खुशी को भूल बैठी हूँ, गमों को भूल बैठी हूँ, खुशी को भूल बैठी हूँ। ये गज़ल थी। बहुत शानदार मैम। समय थोड़ा सा कम है लेकिन बातें बहुत ज़्यादा थी जो हो सकती थी, लेकिन हम आपको कभी नहीं भूलना चाहते और आपके तमाम चाहने वाले आपको नहीं भूलना चाहते। तो बस एक वादा कि हम लगातार मिलते रहेंगे। श्योर। थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने इस शो को और इनहेंस किया और खूबसूरत बनाया। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, और हम मिलते रहेंगे इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ। फिलहाल आपका शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो फिर आज के इस शो को यहीं वाइंड अप करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज अपने आप में थोड़ा ही सही एक नयापन तो आप महसूस कर रहे होंगे, या फिर थोड़े बुझे बुझे से हैं तो फिर थोड़े से सजीव, थोड़े से लाइव, थोड़े से ऊर्जान्वित महसूस कर रहे होंगे। तो बस कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी आदत में शुमार है, मैं जानता हूं, लेकिन हाँ, प्यार यूं ही बनाए रखना है और हमेशा याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।